मैं स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम अजय पंडित है, सेफ शॉप इंडिया से हूं। आज आप सभी सफलता की चाह रखने वाले सारे साथी आज मुझे यहां पर सुन पा रहे हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं अपनी सक्सेस स्टोरी को लेकर, अपनी सक्सेस की कहानी को लेकर आप लोगों के बीच में शेयर करने आया हूं कि मैं जमीन से लेकर आसमान तक में पहुंचा। ये सिस्टम ने, ये इंडस्ट्री ने मुझे कैसे वहां तक पहुंचाया। मैं अपनी कहानी की शुरुआत में वहीं से मैं करने की शुरुआत करूंगा। आज दोस्तों मैं बात करूं मैं अपने पेरेंट्स की, जिनके वजह से मैं इस दुनिया के भीतर आया। मेरी माँ श्रीमती लक्ष्मी देवी, जो कि गृहिणी थी, और मेरे पिता श्री चक्रधारी पंडित। इससे पहले ढलाई घर में मजदूरी किया करते थे। ढलाई घर कहूं तो एक ऐसा कारखाना जहां पर खौलता हुआ लोहा पिघलता था और मिट्टी के सांचों में गर्म खोलता हुआ लोहा डालकर बड़ी बड़ी लोहे की पाइप फिटिंग्स और मेनहोल कवर बनाए जाते थे उस कारखाने में। वहां मेरे पिताजी काम किया करते थे और शुरुआती दौर में उन्हें बड़ी मुश्किल से 7,000 रुपए महीना मिला करता था। 7,000 रुपए महीना वो कमाया करते थे और वहां से उनकी जिंदगी शुरू हुई थी। मेरे पिताजी मजदूरी जरूर करते थे। और मैं अपने घर में दोस्तों अगर बात करूं तो मैं अपने घर में मुझसे छोटे 2 भाई और हैं। मैं घर में सबसे बड़ा भाई हूं। ये आप एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जिसमें एक हरे रंग की एक शर्ट पहन के और एक हाफ पैंट पहन के जो बच्चा खड़ा है वो मैं ही हूँ। घर का बहुत बड़ा था और अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरे पिताजी मजदूरी जरूर करते थे, लेकिन उनकी सोच हमेशा ये रही थी कि मेरे बच्चे जब पढ़ेंगे तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े स्कूल में पढ़ेंगे। हमेशा उन्होंने शुरुआत से ही हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़वाया। अक्सर करके हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग मेरे पापा से कहा करते थे कि भाई साहब, अगर आपका बच्चा अगर हिंदी मीडियम में पढ़ लेगा तो क्या उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी क्या? खाने के लिए आपके पास में ठीक से पैसा नहीं होता और आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, इतनी महंगी पढ़ाई करवाते हैं। तो उस समय मेरे पिताजी उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया करते थे। वो कहते थे हमें नहीं पता, हम खाना चाहे कम खाएंगे लेकिन हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में ही पढ़ेंगे। मैं शुरुआती दौर के दोस्तों अगर बात करूं, अपने प्राइमरी स्कूल मैंने लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल से मैंने की थी, जो हमारे कॉलोनी का सबसे बेहतरीन स्कूल हुआ करता था। इसके बाद आगरा शहर के बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल CF एंड्रूज हुआ करता है। उसमें से उसके आगे की मैंने सेकेंडरी की मैंने पढ़ाई की। और पढ़ाई के दरमियान अक्सर करके होता क्या था कि जब भी कभी गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी तो मैं अपने पापा जी के साथ में, मेरे पिताजी अपने साथ में वही ढलाई घर के कारखाने मुझे ले जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और उस ढलाई घर में जाकर मुझे 2 महीने मुझे काम करवाया करते थे। और काम करवाया करते थे, ये कहा करते थे कि चल कम से कम इस 2 महीने की छुट्टियों में जो तू घर बैठेगा, इस घर में बैठने वाले टाइम में अगर यहाँ तू काम कर लेगा तो तुझे स्कूल में जो किताबें जो तेरी लगेंगी उस किताबों का कम से कम खर्चा तो निकल जाएगा। और साथ में उन छुट्टियों में पढ़ाते पढ़ाते मेरे पिताजी मुझे ये भी कहा करते थे कि बेटा देख, ये देख रहा है ना चारों तरफ, ठीक से पढ़। अगर ठीक से अगर नहीं पढ़ा ना तो कल को मेरी तरह तुझे भी ऐसे ही मजदूरी करनी पड़ेगी। सच कहूं ना, वो मई जून की भयंकर गर्मी और वो चारों तरफ खौलता हुआ लोहा और उससे निकलने वाली गर्मी, मतलब बर्दाश्त ना करने वाली हालात वहां पर थे। और उस समय जब वो कहा करते थे कि अगर नहीं पढ़ पाया तो कल को तुझे इसी माहौल में रहना पड़ेगा। सच कहूं ना, उस माहौल को आज भी मैं जब याद करता हूं तो मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मैं सोचता था कि मेरे पिताजी कैसे वहां पर काम किया करते थे। मैं इस डर की वजह से कि कल को मुझे मेरे पिताजी की तरह मजदूरी ना करना पड़े, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता था। और सच कहूं ना कि मैं पढ़ाई के दरमियान लोग तो अक्सर करके कुछ घंटे पढ़ते थे, मैं 12-12, 15-15, 18-18 घंटे में रेगुलर पढ़ा करता था। अक्सर करके बच्चे अपने स्कूल के भीतर अपनी क्लास में टॉप करते हैं, लेकिन सच कहूं ना कि में कभी जा नहीं पाते थे। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो भी जाने में घबराती थी कि अगर बच्चे के स्कूल में अगर हम गए पेरेंट्स मीटिंग में तो वहां के टीचर अंग्रेजी में बात करेंगे तो अंग्रेजी तो मुझे बोली नहीं आती, मैं कैसे उनसे बात कर पाऊंगी। लेकिन कभी कभी अगर मैं मम्मी को मनाकर मैं स्कूल लेके भी जाता था उस पेरेंट्स मीटिंग के भीतर, और जब वो मेरी क्लास टीचर से मुलाकात करती थी, मेरा रिपोर्ट कार्ड जब वो चेक करती थी और मेरे स्कूल के भीतर जब ये मालूम पड़ता था कि अजय पंडित की मम्मी स्कूल में आई है, मैं सच कहता हूं कि स्कूल के प्रिंसिपल अपने चैम्बर से निकलकर मेरी मम्मी से मुलाकात करने के लिए आती थी और कहती थी कि बहन जी, आपका बच्चा तो हमारे स्कूल का नाज है। सच कहूं कि मैं अपने स्कूल के टाइम में मैं इतना पढ़ता था कि मैं क्लास में टॉप नहीं करता था बल्कि स्कूल के भीतर में टॉप करता था, क्योंकि एक ही बात मुझे समझ में आती थी कि अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो कल को मुझे भी मेरे पापा के साथ ही मुझे इसी तरह से मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, जो कि मैं अपनी जिंदगी में चाहता ही नहीं था। इसी तरह से मेरी जिंदगी आगे बढ़ रही थी, जीवन इसी तरह से आगे बढ़ रहा था। और इसी दरमियान आगे जीवन को बढ़ाते बढ़ाते मुझे इंजीनियरिंग
मुझे मेरे पापा ने बोला कि बेटा अगर कल को तो अगर इंजीनियर अगर बन जाएगा तो शायद हमारा जीवन कुछ बेहतर हो जाएगा। और इंजीनियर बनने की जब उन्होंने बात की तो मैं इंजीनियरिंग की मैंने तैयारी करना शुरू की थी। एआई ट्रिपल ई और यूपीसी जैसे एग्जामिनेशन की मैं तैयारी किया करता था। पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया तो पहली बार एग्जामिनेशन देने के बाद कोई खास परसेंटेज नहीं आए, अच्छे परसेंट थे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अच्छे कॉलेज मिल रहे थे जहां पर फीस बहुत ज्यादा थी, और फीस इतनी ज्यादा थी कि मैं फीस देने की हालत में मेरे घर परिवार था नहीं। दोबारा मैंने फिर तैयारी की और फाइनली मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के साथ मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। और इंजीनियरिंग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मेरा दाखिला हुआ तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि शायद अब मेरे घर परिवार का जीवन बेहतर हो जाएगा। अब जो मेरे माँ बाप ने जो मुझे सपने जोड़ के रखे हैं, शायद लगता है अब वो सपने पूरे हो जाएंगे, अपने घर की जरूरतों को अब मैं पूरा कर पाऊंगा। कल को मैं इंजीनियर बन गया तो मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। उसी दरमियान जब मैं इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में जब मैं पढ़ाई अपनी कर रहा था, उसी दरमियान सेफ शॉप बिजनेस का प्लान मुझे पहली बार देखने का मौका मिला। सच कहूं मैं नहीं जानता कि आपके पास जब सेफ शॉप का प्लान पहली बार जब आया था तो आपने इस प्लान को देखने के बाद कैसा रिएक्शन दिया, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सच कहूं ना कि ऐसी भी कोई कंपनी होती है जिस कंपनी में काम करके इतना पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि मैं अपने स्कूल में जब मैं पढ़ा करता था, कॉन्वेंट स्कूल में जब मैं पढ़ा करता था, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। मेरे दोस्त भी उसमें से थे। जब मैं अपने दोस्तों के घरों में जाता था तो मैं क्या देखता था, उनका घर बहुत अच्छा रहता था। उनके पास में कईयों के पास बाइक, मोटरसाइकिल और कई कई दोस्तों के पास में तो कार भी हुआ करती थी। उनकी जिंदगी को देखकर मुझे भी लगता था कि काश ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में हो, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ मेरे पास में था नहीं। उस समय झोपड़ी में रहा करते थे हम लोग, उसका मकान हमारा हुआ करता था, उस मकान में रहते थे। और जब ये बिजनेस पहली बार मुझे जब देखने का मौका मिला था और मुझे यहाँ पर बताया गया था कि इस बिजनेस की वजह से अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे तो लाखों रुपया महीना कमा सकता है, अपने लिए बढ़िया सा घर खरीद सकता है, बढ़िया सी कार खरीद सकता है। मैं सच कहूं ना, इससे पहले मैंने किसी भी ऐसी कोई कंपनी के बारे में मैंने सुना ही नहीं था कि जिस कंपनी में काम करने की वजह से कोई इतना पैसा भी अपने जीवन में कमा सकता है। मैं जानता भी नहीं था और ये चीज मुझे ऐसा लग रहा था कि तो अजूबा है कि ऐसा अगर कोई कंपनी है जिसमें काम करने से किसी व्यक्ति के जीवन में अगर इतना पैसा आता है तो इसे कर लेना चाहिए। मैंने ज्यादा सोचा विचारी नहीं की। मैंने अपने पापा को बोला, पापा ने शुरुआत में जैसा अक्सर करके हर किसी व्यक्ति के साथ होता है मना किया, लेकिन फाइनली उनको मना लिया और कर्जे पे मेरे पिताजी पैसा लेकर आए और कर्जे पे पैसा लाने के बाद उस बिजनेस के भीतर मैंने ज्वाइन किया। और बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कुछ समय के बाद ही मुझे एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला आगरा के भीतर ही। आगरा के सूरजगंज हॉल में मुझे एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला। एक व्यक्ति को मुझे डायमंड बनते हुए देखने का मौका मिला जिनका नाम कपिल देव जी हैं और वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हुआ करते थे। जब वो डायमंड बन रहे थे तो वो अपनी स्पीच में कह रहे थे कि मेरा नाम कपिल देव है और मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं और मैं पिछले 10 साल से मैं मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा हूं और उसके बाद आज मैं सेफ शॉप बिजनेस को मैं करता हूं। उस समय मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि एक आदमी जो कि इंजीनियर है, 10 साल नौकरी करने के बाद उसको सेफ शॉप बिजनेस की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं तो अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूं, वो भी सेकेंड ईयर में हूं। इसका मतलब कल को इंजीनियरिंग करने के बाद 10 साल नौकरी करने के बाद मुझे भी सेफ शॉप ही करना पड़ेगा। और उस समय दिमाग में आया कि चीज तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि कुछ वहां पर जो जिस तरह से मैं वहां पर मैं मान सम्मान देख रहा था, उस चीज को देखकर मैं पूरी तरह से मैं पागल हो चुका था। और कुछ ही दिनों के बाद मुझे इस बिजनेस के भीतर मुझे एक सेशन को अटेंड करने का मौका मिला। दिशा कहते थे मेरे अपलाइन की दिशा में जाने से आदमी की दशा बदल जाती है। मुझे समझ में नहीं आता था। शुरुआत में मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि अजय जी आपको दिशा में जाना है, तो मैंने बोला चलो भेजो तो सर, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने बोला ऐसे नहीं, वहां पर 5,500 रुपए लगता है। उस समय 5,500 रुपए फीस हुआ करती थी दिशा में जाने की। किराया भाड़ा करीब करीब जोड़ जाड़ के इतना खर्चा लगता था, 5,500-6,000 रुपए के समथिंग था उस समय। 5,500-6,000 बोला सर अभी तो मैं जुड़ा हूं, मैंने तो कुछ कमाया भी नहीं और आप कहते हो कि दिशा में जाना पड़ेगा। मेरी अपलाइन ने उस समय मुझे बोला कि अजय जी मैं ये नहीं जानता कि आप कैसे जाओगे, आप चाहे चोरी करो, डाका डालो, जेब काटो, गर्दन काटो, मुझे नहीं मालूम आप क्या करोगे, लेकिन आपको दिशा में जाना है। वहां जाने से ही आपकी जिंदगी में एक नया विजन मिलेगा, एक नया डायरेक्शन आपको मिलेगा। पहली बार मेरी अपलाइन ने मुझे ऐसी बात कही थी कि जेब काटो, डाका डालो, गर्दन काटो। आज तक मेरी अपलाइन ने ऐसी कोई बात नहीं की और मैं उन पर अंधों की तरह विश्वास करता था। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मुझे लगा कि जो कह रहे हैं मुझे जाना चाहिए। घर में मैंने अपने मम्मी पापा को मैंने बोला, भाई स्टूडेंट था, स्टूडेंट कभी भी अगर पैसे की जुगाड़ करेगा तो कहां से करेगा, जाहिर सी बात है अपनी मम्मी पापा के पास जाएगा, क्योंकि मैं उस समय कमाता नहीं था बल्कि उनसे लेकर तो अपने कॉलेज की फीस में भरा करता था। और मेरे कॉलेज की फीस ही मेरी मम्मी और मेरे पापा जी घर मकान की एक एक चीज को बेच बेच के भरते थे। एक एक गहना बिक चुका था मेरी पढ़ाई लिखाई के भीतर। जब मैंने अपने पापा से बोला, अपनी मम्मी से मैंने बोला कि पापा मुझे एक जगह जाना है, दिशा करने के लिए जाना है, सीखने के लिए जाना है, जो मैंने काम करना शुरू किया उसके भीतर
मेरे पापा ने उसमें बहुत डांट लगाया, बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा बाप कितना मुश्किल से 7,000 महीना कमाता है और तू कहता है कि 7,000 मुझे दे दो और मैं उसको लेकर मैं घूमने फिरने के लिए जाऊंगा। उन्होंने शुरुआत में इनकार कर दिया, लेकिन आखिर मना मुनु के उनके पास मना मुनु के मैं ले आया। मेरी मम्मी ने अपने गहने को गिरवी रखा सुनार के पास और अगले दिन मुझे पैसा लाकर दिया। तो मेरी मम्मी के गहने रखे हुए पैसे से मैं पहली बार दिशा अटेंड करने के लिए मैं गया था। मैं नहीं जानता था दिशा के बारे में, और जिंदगी जिस तरह से बहुत छोटी थी, वहां जाने के बाद जिस तरह का माहौल चारों तरफ मुझे देखने का मिला, सच कहूंगा कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का माहौल मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। इतना अच्छा खाने के लिए था कि मैं आपसे मैं क्या कहूं, मैंने जी भर के खाया। इतनी वहां पर मस्ती करने का मौका मिला कि मस्ती करने का एक पल भी मैं खोना नहीं चाहता था। जी भर के खाया, जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की चीजें थी। पहली बार नागपुर जाने का मौका मिला था दिशा में, मैं समझ ही नहीं पाया कि इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है, इतना अच्छा खाना भी हो सकता है। सच कहूं ना, हमारे घर में अच्छा खाना तो कभी तीज और त्योहारों में ही बना करता था, और वहां पर जिस तरह का खाना देख पा रहा था, सच कहूं ऐसा खाना तो मैं घर में भी कभी जिंदगी में नहीं खा पाता था। खूब जी भर के खाया। जब वो सेशन की जब बारी आई, आज मैं बड़ा गर्व करता हूं कि दिशा वर्कशॉप जो मुझे पहली बार जो अटेंड करने का मौका मिला, हमारे ग्रेट 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 महागुरु सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर माननीय श्री संजय जैन सर के माध्यम से मुझे वो वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। जब वो दिशा का सेशन चल रहा था, उस समय बातें समझ में बहुत ज्यादा आ नहीं रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जिस दिन वो 4 दिन दिशा का वर्कशॉप जब खत्म हुआ, उस 4 दिन के दिशा के वर्कशॉप के खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार मैं इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूं, जहां एक से बढ़कर एक प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डीन हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। जो बातें यहाँ दिशा के भीतर बताई जा रही हैं, काश ये बातें हमें भी उस कॉलेज के भीतर अगर बताई गई होती, तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल डिग्री लेने वाला कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में मार्केट में कोई बेरोजगार नहीं होता। ऐसी बातें जो यहाँ पर सिखाई पढ़ाई जा रही हैं, हमारे कॉलेज के भीतर ये सारी बातें क्यों नहीं सिखाई जा रही। उस दिन दिल और दिमाग में एक बात आई कि कल को मैं अगर इंजीनियर बनता भी, तो इंजीनियर बनने के बाद सिर्फ अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकता था। लेकिन उस दिन दिमाग में एक बात आई कि अगर अजय, अगर तू एक बार अगर डायमंड बन गया, तो तेरे डायमंड बनने की वजह से, तेरी वजह से हजारों और सैकड़ों लोगों का जीवन बन सकता है। और उस दिन मुट्ठी बांध कर डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में डायमंड तो बन के दिखाना है। दूसरी बार दिशा भी करने के लिए गया। मुझे बड़ा गर्व होता है ये बात कहते हुए कि हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर के माध्यम से मुझे दूसरा दिशा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। वहां से आने के बाद लगातार मैं काम करने की मैं शुरुआत कर रहा था। दिशा अटेंड करने के बाद मैंने काम करने की शुरुआत की। शुरुआत में मैंने 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाया, लेकिन मजे की बात, उन 256 लोगों में से एक आदमी भी मेरे साथ नहीं जुड़ा। उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने पता नहीं कौन सी मनुष्य वाली कलम से मेरी किस्मत लिखी है, एक भी आदमी फंस नहीं रहा है। मुझे लगता था कि लगता है ये फंसने फंसाने वाला काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार दिशा का वो पावर मेरे भीतर था, काम लगातार करता चला जा रहा था, और काम करते करते मैं सिल्वर बन गया। लेकिन सिल्वर भी कौन सा, 1:1 वाला नहीं, जहां पर 25 लोग लेफ्ट में और 25 लोग राइट में हुआ करते थे। मेरी एक लाइन लंबी हो गई और दूसरी लाइन में मेरे साथ में वहां पर 21 लोग थे। 1:2 के हिसाब से मैं सिल्वर बन गया था, और जिसकी वजह से मुझे सिल्वर मीटिंग को भी अटेंड करने का मुझे मौका मिला। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि मैंने उस समय हर मीटिंग, हर संडे का सेमिनार, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग, हर डायमंड सेलिब्रेशन, हर दिशा वर्कशॉप, हर लीडर मीटिंग, हर ग्रुप मीटिंग, जो भी मीटिंग मेरे अपलाइन मुझे रिकमेंड किया करते थे, सारी मीटिंग है, सारी ट्रेनिंग है, मैं सब कुछ अटेंड करता था, सारी चीजें करता था। उसके बावजूद 3.5 साल इस बिजनेस को देने के बावजूद मैं सिल्वर का सिल्वर ही था। सिल्वर भी कैसा, जिसकी छोटी लाइन में 21 ही लोग थे, 25 भी आदमी पूरे नहीं थे, ऐसा वाला मैं सिल्वर था। 3.5 साल गुजर चुके थे और इस बिजनेस के भीतर मैं पूरी तरह से मैं फेल हो चुका था। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि 3.5 साल इस काम को करने के बाद, सिस्टम की हर एक्टिविटी को अटेंड करने के बावजूद मैं सिल्वर से ऊपर में जा ही नहीं पाया। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो दूसरे लोग जो डायमंड बनते हैं, शायद उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, शायद वो ऊपर से कोई अच्छी किस्मत लिखवा के आए हैं जिसकी वजह से वो डायमंड बन गए। लगता है मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने डायमंड बनना लिखा ही नहीं। और ये सोच कर कि मैं अब इस जन्म में डायमंड बन नहीं सकता, 3.5 साल सेफ शॉप बिजनेस करने के बाद मैंने इस बिजनेस को मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इस बिजनेस के भीतर मैं पूरी तरह से हताश हो चुका था, निराश हो गया था, परेशान हो गया था, क्योंकि मैं अपनी इंजीनियरिंग को 2 साल करने के बाद मैं छोड़ के चला आया था, इस उम्मीद पर कि सेफ शॉप में आने के बाद मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, जिंदगी बना के दिखाऊंगा, माँ बाप का गर्व बन के दिखाऊंगा। इंजीनियरिंग को छोड़ डाला, 3.5 साल सेफ शॉप इंडस्ट्री को भी दिया, लेकिन उसके बावजूद जीवन वहीं का वहीं था। यकीन मानिए, मैं अपने घर में जब मैं रहता था ना, अपने घर में अंधेरे कमरे के भीतर अंधेरा करके कोने में एक तरफ चुपचाप मैं बैठा पड़ा रहता था।
मेरे घर वालों को कई बार तो पता ही नहीं होता था कि अजय घर में है भी या नहीं। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे जीवन का क्या होगा। जिस भरोसे में 3.5 साल मैंने सेफ शॉप को दिया था कि मेरी जिंदगी यहां से बनेगी, वहां कुछ भी नहीं हुआ। मेरे माँ बाप भी मुझे कहा करते थे, देखा हमने तुझे बोला था ना ये बेकार की कंपनी है, बेकार के चक्कर में तू फंस गया, तूने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। यहां तक कि मेरे पड़ोसी भी आते थे, मुझे समझाते थे कि बेटा तूने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। मुझे समझ नहीं आता था कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। मैं बहुत पूरी तरह से टूट गया था, निराश हो गया था, हताश हो गया था। और एकदम अपने आप को एक कमरे में मैंने चुपचाप बंद कर लिया था। किसी से बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। मेरी माँ खाना देने आती थी, खाना खा लेता था, बाकी बोलना बतियाना मैंने बंद कर दिया था। 6 महीने तक ऐसा मेरा जीवन चला। मेरे घर वालों को लगा कि कहीं लड़का कुछ कर ना ले अपनी जिंदगी में, कुछ अपने आप का नुकसान ना कर ले। इस डर की वजह से उन्होंने 4 जुलाई 2011 को मेरी शादी कर दी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जीवन में एक लड़की मेरे जीवन में आई है, मुझ पर विश्वास करके। एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ी है, कल को मेरा परिवार भी बड़ा होगा तो जीवन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जीवन में यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर करूं तो क्या करूं। और शादी भी जो हुई थी ना मेरे यार, किसी मैरिज होम में या किसी बड़े होटल में नहीं हुई थी, बल्कि मंदिर में मेरी शादी हुई थी। मंदिर में भाई एक बेरोजगार निठल्ले लड़के की शादी किस तरह से हो सकती है, कैसे परिवार में हो सकती है। मेरी जो वाइफ है उनके जो पिताजी गैस वेल्डिंग का काम किया करते थे रोड के ऊपर बैठ के। अंबानी के घर में मेरा रिश्ता जा सकता था ना एक निकम्मे और निठल्ले लड़के के लिए। ऐसे ही जगह मेरी शादी हुई और मंदिर में मेरी शादी हुई। परिवार मेरे जीवन में आया और मुझे लगने लगा कि जीवन में कुछ तो करना चाहिए। लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही थी क्या करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग को करने के दरमियान मैंने सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन किया था। सेफ शॉप के अलावा मैं कुछ भी करना मैं जानता ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय की बात है कि जिस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस के बारे में समझाया बताया था, उस समय तक मैंने देखा कि वो इस बिजनेस के भीतर डायमंड बन चुके थे। जो मेरी अपलाइन थे इस बिजनेस के भीतर में डायमंड बन चुके थे। होता क्या था ना मेरे साथ उस 3.5 साल में हुआ क्या, मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ था। मेरी जो अपलाइन थे वो हाई स्कूल पास थे, उम्र 50 साल थी और वो कारोबारी आदमी थे। कई बार अपने कारोबार के सिलसिले में ऐसा होता था कि वो कभी कभी संडे की मीटिंग में नहीं जा पाते थे, कई बार वो फ्राइडे की ट्रेनिंग में नहीं जा पाते थे। तो मुझे क्या लगता था, अरे उनको क्या पता कि बिजनेस कैसे करना है। कई बार मुझे लगता था अरे वो तो हाई स्कूल पास है, वो भी अपने जमाने के, मैं मॉडर्न टाइप का कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा हूं। मुझे कई बार अपने टैलेंट का गुमान होता था। कई बार मुझे लगता था कि मैं उनसे कहीं ज्यादा जानता हूं। और कई बार इस बिजनेस के भीतर जब वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि अजय इस काम को ऐसे करते हैं, सच कहूं ना मैं उनसे समझने की जगह उन्हें समझाने की कोशिश करता था कि नहीं सर आप गलत कर रहे हो, ये काम ऐसे करना चाहिए। अब जरा सोच के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने अपलाइन को अगर समझाना शुरू कर दे तो इससे बुरे दिन किसी आदमी के साथ हो नहीं सकते। और एक समय ऐसा आया कि जब भी कभी मेरे अपलाइन मुझे समझाते थे उल्टा मैं उन्हें समझा देता था। एक समय ऐसा आया कि मेरी अपलाइन ने मुझे समझाना ही छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है अगर किसी व्यक्ति को अगर उसका अपलाइन समझाना छोड़ दे तो जीवन क्या हो सकता है, मेरे जैसा हो सकता है। सिर्फ सिल्वर का सिल्वर वही वो आदमी बना रह सकता है। लेकिन उस समय तक मेरी अपलाइन जब डायमंड बन चुके थे, मेरी शादी का वो चौथा दिन था, शादी का मेरा चौथा दिन था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि जहां मुझे लगता था कि मैं टैलेंटेड हूं, मुझे में हुनर है, मैं पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा हूं, तो डायमंड मुझे बनना चाहिए था। और जिनके बारे में सोचता था कि ये तो कम पढ़े लिखे हैं, इनके पास तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, आज वो व्यक्ति डायमंड बन गए। मुझे पहली बार जीवन में समझ में आया कि यहां पर डायमंड बनने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, डायमंड बनने के लिए किसी और चीज की जरूरत होती है। और दोस्तों मेरी शादी के चौथे दिन ही वो जो मेरी अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के भीतर ज्वाइन करवाया था वो भी मेरी शादी में थे। चौथे दिन की बात थी, मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनसे बोला कि सर मुझे भी ये बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे सेफ शॉप के अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई काम किया ही नहीं था। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे बोला कि सर मैं भी आपके जैसा डायमंड बनना चाहता हूं और मैं भी ये बिजनेस करना चाहता हूं। उन्हें छूटते ही मुझसे एक सवाल किया, अजय मुझे एक बात बता, समझेगा या समझाएगा? सच कह रहा हूं उस समय मैंने दिल से मैंने कहा था कि सर आप जो बोलोगे आपकी हर बात को मानूंगा, और जिस दिन मैं आपकी बात को ना मानूं आप मुझे गोली से उड़ा देना। मेरे घर से कोई एफआईआर करने के लिए भी आपके पास में नहीं आएगा। और वो दिन है, आज का दिन है, कभी भी उन्होंने कोई बात उन्होंने कही, मैंने उनकी बात को कभी मैंने काटा नहीं। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, 4-5 दिन मेरी शादी को हुए थे। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि अजय बिहार के भीतर एक शहर है समस्तीपुर, वहां मेरा एक दोस्त रहता है अविनाश कुमार, जो कि स्टेशन मास्टर है, जो इस बिजनेस को करना चाहता है, लेकिन मैं आज डायमंड हूं, आज मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अगर तू उसके साथ अगर काम कर सके तो जा, उसको ज्वाइन करवा, उसके साथ काम कर। दोस्तों आज से 8 साल 7 महीना पहले
8 साल 7 महीना पहले सेप शॉप बिजनेस को मैंने एक बार फिर से मैंने ज्वाइन किया, एक नई आईडी के साथ। ना मेरे लेफ्ट में कोई था, ना मेरे कोई राइट में मेरे कोई था। एक नई आईडी लेकर मैंने इस बिजनेस को मैंने दोबारा आज से 8 साल 7 महीना पहले मैंने करने की शुरुआत की। उन्होंने मुझे बोला कि समस्तीपुर जा, और 7वें दिन, मेरी शादी के ठीक 7वें दिन, मैं ट्रेन के भीतर बैठा हुआ था और 8वें दिन अविनाश कुमार जी के सामने में पहुंचा हुआ था। उस समय मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि ये लड़का पागल हो गया है, अभी अभी शादी करके आया है, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, उसको हम क्या जवाब देंगे। लेकिन मुझे समाज की परवाह नहीं थी, मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी। उसमें मुझे मेरे सिर्फ अपलाइन की परवाह थी, जिनको मैंने वादा किया था, अब जो कहोगे आपकी हर बात को मैं मानूंगा। दोस्तों, वहां जाने के बाद वहां जाने के बाद मैंने काम करने की शुरुआत की, और सर जो बोलते चले गए एक एक बात आंख बंद करके सिर्फ मैं मानता चला गया, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि आप जो कहोगे आपकी बात को मानता चला जाऊंगा। और जिंदगी ने करवट लेना शुरू किया। 9 दिसंबर 2012 को दोबारा इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 8 साल 7 महीना पहले 9 दिसंबर 2012 को मैं पर्ल बना, उस नई आईडी के ऊपर मैं पर्ल बना। और पर्ल बनने के बाद मैंने एक मीटिंग में मैंने सुना था श्रीमान विजयपाल सर के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने बिजनेस को बहुत तेज अगर दौड़ाना चाहता है, तो पर्ल और टोपाज के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक छोटी सी भी गाड़ी अगर खरीद लेता है, तो उसका बिजनेस तूफान की तरह चल सकता है। और मैंने टोपाज बनने से कुछ दिन पहले ही अपने जीवन की पहली छोटी सी गाड़ी ली थी, Hyundai की इयॉन कार, 27 अप्रैल 2013 को। सच कहूं ना, ये गाड़ी थी जरूर बहुत छोटी, लेकिन मेरे घर के लिए बहुत बड़ी थी। मेरे घर में साइकिल के बाद दूसरा वाहन के तौर पर मोटरसाइकिल भी नहीं था, और जिस घर में मोटरसाइकिल भी ना हो वहां अचानक कार आ जाए, सच कहा जाए ना, वो कार नहीं हाहाकार था। मेरे घर परिवार में धूम मच गई, लगातार बिजनेस में बढ़ने लगा। 5 मई 2013 को इस बिजनेस के भीतर में टोपाज बना। 7 मार्च 2014 में मैं इस बिजनेस में एमरल्ड बन गया। 3 अगस्त 2014 इस बिजनेस के भीतर में रूबी बना। और वो दिन भी मेरी जिंदगी में आया जिस ड्रीम के साथ कोई भी व्यक्ति सेप शॉप इंडस्ट्री के भीतर आता है डायमंड बनने के लिए। 8 फरवरी 2015 को मेरी जिंदगी का सबसे जबरदस्त दिन, जिस दिन मैं डायमंड बना। मैं कह नहीं सकता उस दिन मेरी जिंदगी में क्या मैं महसूस कर रहा था, क्या मुझे लग रहा था। लगातार रुका नहीं, अपलाइन बराबर गाइड करते चले जा रहे थे, उनकी गाइडलाइन को लगातार मैं मानता चला जा रहा था। वीनस बन गया, मरकरी बन गया, और आज उस व्यक्ति की कहानी जिसने फ्रेशर से शुरुआत की थी, हारने के बाद दोबारा उठा, और आज आपके सामने इन 8 साल 7 महीनों के बाद आज क्राउन बनकर आप लोगों के साथ में आज यहां पर बात कर पा रहा है। सच कहूं दोस्त, जिंदगी में कोई भी आदमी अगर करना अगर चाहे तो बहुत दूर निकल सकता है। बस खाली होता है अपने आप पर खाली विश्वास करने की जरूरत होती है। आखिर विश्वास करने के बाद जिंदगी बहुत बड़ी बनती है। इस बिजनेस ने जिंदगी में बहुत कुछ दिया। जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करता था, मेरे स्कूल में अगर कोई पिकनिक या कोई टूर पर भी अगर मेरा स्कूल अगर कभी जाता था, तो मैं भूल से भी अपने घर में अपने माँ बाप को इस बारे में बताता भी नहीं था। मुझे मालूम था कि अगर भूल से अगर मैंने अपने माँ बाप को इस बारे में अगर बता दिया ना, तो मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए तो उन्होंने गहरे जेवर बेच डाले। मेरे एक छोटे से शौक को पूरा करने के लिए पता नहीं घर में किस चीज को बेच देंगे, इस डर की वजह से मैं घर में बोलता भी नहीं था कि पापा हमारा स्कूल शिमला के टूर पे जा रहा है, हमारा स्कूल नैनीताल के टूर पे जा रहा है, कभी नहीं बोलता। लेकिन आज अगर बात करूं ना, इस बिजनेस ने पूरा हिंदुस्तान को घुमा ही दिया। आज पूरी दुनिया को भी घुमाने का ठेका ले लिया है। घूमना शुरू किया सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ब्रिस्लाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया, इटली, और अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड और पेरिस जाने वाले थे। लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए। थाईलैंड और लंदन का टूर भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए, जो व्यक्ति कभी आगरा से मथुरा आगरा से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जो व्यक्ति कभी आगरा से मथुरा तक का भी सफर नहीं कर पाया, वो इस बिजनेस की वजह से पूरा हिंदुस्तान जिस व्यक्ति ने देख डाला। और मजे की बात, मैं अकेला भी नहीं गया, अपनी वाइफ के साथ मैंने कई सारे देश में मैं घूमने के लिए मैं गया। रियल बता रहा हूं, जिस समय मेरी शादी हुई थी ना, मैं अपनी वाइफ के बगल में बैठने से भी घबराता था। मुझे इस बात का डर लगता था कि अगर मेरी वाइफ ने अगर गलती से मुझे बोला ना एक लिपस्टिक चाहिए, मेरी औकात 200 रुपए का लिपस्टिक खरीदने की भी नहीं थी। और आज बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उसी वाइफ को आज विदेश भी घुमा पाया। तो इसकी वजह, इसका कारण सेप शॉप इंडस्ट्री रहा। आज मेरे ये 2 छोटे से बच्चे हैं, मेरे जीवन की ये राजकुमारियां हैं। एक बेटी 5 साल की है, दूसरी 2 साल की है। सच कहूं कि आज बहुत गर्व होता है कि आज मैं अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी जरूरत नहीं, बल्कि चाहत को पूरा करने की ताकत रखता हूं। और उसकी वजह और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सेप शॉप मेरी जिंदगी के भीतर है। आज मेरे माँ बाप को इस बात का गर्व है, जिस तरह की जिंदगी को आज वो जी पा रहे हैं, आज उन्हें नाज है।
आज वो बहुत खुश है अपने जीवन के भीतर। आज मेरा पूरा परिवार जिस तरह की जिंदगी को जी पा रहा है, मेरा पूरा परिवार आज बहुत खुश है इस बिजनेस के भीतर। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि मेरी कल की जिंदगी में और आज की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आ गया। जिन चीजों के बारे में जीवन में सोच भी नहीं सकता था, उससे भी कहीं ज्यादा सेफ शॉप बिजनेस ने मुझे मेरी जिंदगी में मुझे दिया। आज की जिंदगी एकदम शहंशाहों वाली जिंदगी बना दी, जिस जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सपनों का घर दे दिया उसके मकान में रहने वाले व्यक्तियों को, जहां मेरा पूरा एक परिवार एक कमरे के भीतर रहा करता था। 3 भाई और मेरे फादर मदर एक कमरे में सिर्फ रहा करते थे। एक कमरे में रहने वाले व्यक्ति के पास में आज अपना सपनों का मकान आ गया। ये मकान आज से 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस के भीतर मैंने खरीदा था। जब मैं डायमंड बना था उस समय मैंने इस मकान को खरीदा था। मुझे लगता था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मकान है, लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि अभी खूबसूरती कहते किसको है, खूबसूरत मकान किसको कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अपलाइन ने एक के बाद एक बड़े बड़े अचीवमेंट लगातार वो देते चले गए। पहला मकान आया, मुझे लगा ये सबसे सुंदर है। उसके बाद दूसरा मकान आया, उसके बाद तीसरा मकान आया और उसके बाद चौथा मकान आया। आज सेफ शॉप बिजनेस में जिस तरह की तस्वीर जिस मकान की आप देख पा रहे हैं, ऐसे मकान मुझे सेफ शॉप इंडस्ट्री ने, सेफ शॉप बिजनेस ने एक नहीं बल्कि 4 आज दिए हुए, 4 और चारों के चारों मकान इनसे भी बेहतर होते चले गए। इंजीनियरिंग करता था, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग करता था तो सिर्फ 20 से 25 हजार महीना कमाने का सिर्फ सपना देखता था। लेकिन दोस्तों, जिस सपने के साथ लोग सेफ शॉप इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, वो 2 लाख सप्ताह की आमदनी कमाने के बारे में सोचते हैं। आज दोस्तों, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि आज ये सपनों वाली इनकम मैं रेगुलर ले रहा हूं। डायमंड बनने के 6 महीने के बाद से लेकर आज तक मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यू आज मैं कैपिंग पे हूं। एवरी वीक मैं 2 लाख रुपए का चेक ले रहा हूं और आज 10 लाख से कहीं ज्यादा की इनकम आज हर मंथ इस बिजनेस की वजह से आज मैं कमा पाता हूं। ये सब कुछ हो पाया तो सिर्फ सेफ शॉप बिजनेस की वजह से। मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेल की दुनिया में अगर बहुत बड़ी जिंदगी बनाना चाहता है, डायरेक्ट सेल की दुनिया में अगर बहुत बड़ा कोई काम करना चाहता है, तो जो कुछ बातें जो मैंने अपने अपलाइन से मैंने सीखी थी, मैंने अपने गुरुओं से मैंने सीखा था, मीटिंग्स में जाके, ट्रेडिंग्स में जाके, और जिन चीजों को मैंने गहराई से मैंने समझा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर इन बातों को अगर मान ले, तो इन बातों की मानने की वजह से कोई भी आदमी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, डायरेक्ट सेल की दुनिया में लाखों की टीम बना सकता है। वो क्या बातें थी, वो मैं 3 सीक्रेट आपको उसमें जरूर बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर, डायरेक्ट सेल की दुनिया के भीतर ये 3 काम जरूर आदमी को करने की जरूरत होती है अगर कोई आदमी कामयाब होना चाहता है। सबसे पहला काम, आपको नेटवर्क बनाना होता है। दूसरा काम, आपको इस बिजनेस के भीतर नेटवर्क को टिकाना होता है। और तीसरा काम, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना होता है। नेटवर्क को बनाने के लिए आखिर क्या करने की जरूरत पड़ती है? कुछ नया नहीं। मुझे मालूम पड़ा कि यहां पर जितने भी लोग मुझे सुनने वाले हैं, सारे के सारे लीडर हैं। वही बेसिक चीजें करनी पड़ती हैं जो अब तक आप करते चले आए। नेटवर्क को बनाने के लिए उन्हीं सिंपल 4 चीजों को करना पड़ता है। जानना नहीं पड़ता, जानना नहीं पड़ता, मानना नहीं पड़ता, जानना नहीं पड़ता, उसे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़े, 24 घंटे के भीतर उसका एफआईएन कीजिए। 24 से 48 घंटे के भीतर उसका एफआईएन कीजिए। घर पर बैठ के उसकी लिस्ट बनवाइए, उसके साथ मिलकर प्लान दिखाइए, और जो लोग जिनको आपने प्लान दिखाया उनका फॉलो अप कीजिए। प्लान, अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम अगर इस बिजनेस को अगर कर रहा है, तो मुझे लगता है डेली उस व्यक्ति को 5 से 6 प्लान रोज करने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति पार्ट टाइम अगर ये बिजनेस कर रहा है, तो मुझे लगता है हर हाल में उस व्यक्ति को कम से कम डेली 2 से 3 प्लान तो जरूर उस व्यक्ति को दिखाना ही चाहिए। तो मेरे यार, ये 4 वो चीजें हैं जिसे आप पहले से भी करते हैं। देखिए, जानते हैं, इससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम बनेगी, आप सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, पर्ल बनेंगे, टोपाज बनेंगे, और आगे की सारी रिकॉग्निशंस आपके पास में आएंगी। इसे करने से आपके पास में टीम बनेगी। और दूसरा जो काम करने की जरूरत पड़ती है, नेटवर्क को टिकाने की जरूरत पड़ती है। लोगों को जोड़ना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लोगों को जोड़ने के बाद उन्हें संभाल के उन्हें काबिल बनाना, ये बहुत बड़ा काम। बच्चों को पैदा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। जो प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है ना, खाली वो प्रोसेस खाली फॉलो करना पड़ता है, बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन बच्चों को सही संस्कार देके, लायक बना के, काबिल बनाना, ये सबसे बड़ा काम होता है। लोगों को इस बिजनेस के भीतर जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप लोगों से मुलाकात करते हैं, उन्हें प्लान दिखाते हैं, उनका फॉलोअप करते हैं, सेल आपके पास आ जाती है। लेकिन बड़ी बात क्या है, लोगों को जोड़ने के बाद आप कितने लोगों को अपने साथ में रोक पाते हैं, कितने लोगों के जीवन को आप बना पाते हैं। असल चीज तो शुरू यहां से होती है। और नेटवर्क को टिकाने के लिए करना क्या पड़ता है? आपको अपने टीम को 8 स्टेप की ट्रेनिंग में लाना होगा, ग्रुप मीटिंग में शामिल करना होगा, और मीटिंग को अटेंड कराना होगा, लीडर्स मीटिंग को अटेंड कराना होगा, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में उनको लाना होगा, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में लाना होगा, डायमंड सेलिब्रेशन में लाना होगा, और दिशा के वर्कशॉप के भीतर उनको लेके आना होगा। होता क्या है ना
कि हम कई बार खुद को बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझने लगते हैं कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति के पास में जाऊंगा, समझाऊंगा और वो बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन सच कहूं ना, आपके समझाने से तो आपकी बीवी भी ये नहीं समझती है। आपको क्या लगता है आपके समझाने से आपकी टीम समझ जाएगी? नहीं मेरे भाई, ये गलतफहमी जो आपने पाल रखी है ना कि मैं अपनी टीम को सब कुछ समझा सकता हूं, आप अपनी टीम को कुछ भी नहीं समझा सकते। आपको अगर अपनी टीम को समझाना है ना, ये बिजनेस क्यों करना जरूरी है, क्यों लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चलता कि मैं ये बिजनेस करने जो मैंने शुरू किया है, आखिर इस बिजनेस को करने के बाद मुझे मेरी जिंदगी में मिलेगा क्या, क्यों करना चाहिए, क्यों, उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आपकी टीम के लोग जब ये सारी एक्टिविटी में वहां पर जाते हैं, सिस्टम की एक्टिविटी में जाते हैं, तो उनका विजन क्लियर होता है। उन्हें आने वाले कल में उनकी आने वाली जिंदगी उनको दिखाई देना शुरू होती है। उन्हें मालूम पड़ता है कि इस बिजनेस की वजह से कितना बड़ा जीवन उनका हो सकता है। आप अगर उन्हें दिखाने बताने की कोशिश करेंगे ना, वो आप सभी समझेंगे। उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, उन्हें इस सिस्टम की एक्टिविटी में शामिल करो। जितना ज्यादा आप अपने लोगों को इन सारी एक्टिविटी में शामिल करके रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी टीम में लोग जो जुड़े हैं वो इस बिजनेस में सर्वाइव करेंगे, रुकेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने यही किया। 8 स्टेप की ट्रेनिंग में ज्यादा लोगों को शामिल किया, ग्रुप मीटिंग में, कोर मीटिंग में, लीडर्स मीटिंग में, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में, डायमंड सेलिब्रेशन में, दिशा के भीतर। मैं नहीं जानता था, क्योंकि मुझे एक बात बताइए, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो अविनाश कुमार जी स्टेशन मास्टर थे। मैं जब उनके पास में गया था तो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या था उनके मुकाबले? कुछ भी नहीं। सोशल स्टेटस क्या था उनके मुकाबले? कुछ भी नहीं। मेरी नॉलेज, मेरी उम्र क्या थी, एक्सपीरियंस क्या था मेरी लाइफ का? कुछ भी नहीं। भाई वो 50-52 साल के आदमी थे, तो उनको आखिर में क्या दिखाता? मेरे भाई, मेरे पास में अचीवमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें खाली समझाकर बिजनेस को सेट नहीं कर सकता था। बिजनेस को सेटल आपकी टीम होती कब है? जब आप उन्हें डायमंडशिप में लेके आते हैं, जब उन्हें दिशा में लेके जाते हैं। मैं भी उन्हें डायमंडशिप में लेके गया, दिशा में लेके गया। वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा, दिमाग से समझा, दिल से महसूस किया और फिर उनको लगा कि यार बिजनेस से बहुत जबरदस्त करना चाहिए। बाकी सारी हिस्ट्री बन गई। तो यकीन कीजिए, जब आपकी टीम भी इन सारी एक्टिविटी में रहेगी, तो जब आप कहते हैं ना कि सर मेरी 250 की टीम है और 250 की टीम में सिर्फ 5, 10, 15, 20 आदमी ही काम कर रहे हैं, अगर इस एक्टिविटी में अगर आपकी टीम अगर शामिल रहना अगर शुरू कर दिया ना, और आप भी उनके साथ अगर आपने बैठना शुरू कर दिया ना, तो आप ये कहेंगे कि सर टीम 250 की है, लेकिन मेरी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या 200 आदमी की है। नेटवर्क को टिकाना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेटवर्क में कितने लोगों को जुड़ पाते हैं ये बड़ी बात नहीं, नेटवर्क में कितने लोगों को टिका पाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा काम इस बिजनेस के भीतर क्या करना होता है? नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। जो आप कहेंगे वही अगर तेजी से जो आप कहेंगे वही करेंगे, तो लोग तेजी से आपकी बात को डुप्लीकेट करेंगे। आपके द्वारा कोई बात सिर्फ कही जाए, उसे किया ना जाए, तो लोग उसको डुप्लीकेट नहीं करते। लोग आपके द्वारा की गई गतिविधि को देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि उस गतिविधि को सुनकर लोग ज्यादा सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपके लोग रहें, आपको वहां पहले रहना होगा। आप चाहते हैं ना कि हर फंक्शन में आपकी टीम वहां मौजूद रहे, आपको वहां रहना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना कि सुबह उठकर 6 बजे आपकी टीम का साथी प्लान देने के लिए जाए, रात के 12 बजे FIM करके आए, तो सबसे पहले ऐसा आपको करके दिखाना पड़ेगा। अक्सर करके हम अपनी टीम से खाली उम्मीदें पाल लेते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आपकी टीम को क्या करने की जरूरत है ना, इस बारे में परवाह मत करो। सिस्टम की एक्टिविटी में उसको शामिल करके रखो। बाकी आप अपनी टीम से क्या करवाना चाहते हैं, बेस्ट तरीका वो आप करना शुरू कर दो। जब आप उसे करना शुरू कर देंगे तो आपको देख देख कर ऑटोमेटिकली आपकी टीम वही करना शुरू कर देगी जो आप करना शुरू करते हैं। इस बिजनेस के भीतर डुप्लीकेशन होता है, राइट डुप्लीकेशन भी होता है, रॉन्ग डुप्लीकेशन भी होता है। जब आप गलत चीजें करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम भी गलत करना शुरू करेगी, कारण कि वो चीज डुप्लीकेट आपकी हो रही है, आपकी टीम उसको देख रही है। और अगर आप राइट डुप्लीकेशन अगर करते हैं तो आपकी टीम के भीतर भी राइट डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। और राइट डुप्लीकेशन अगर एक बार अगर आपकी टीम में अगर होना शुरू हो गया तो मेरे यार, ये तो एकदम अंधों की तरह फिर बिजनेस दौड़ता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी रफ्तार में आपका बिजनेस निकल जाएगा। ये 3 बातें, नेटवर्क बनाना पड़ता है, नेटवर्क को टिकाना पड़ता है और नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना पड़ता है। ये चीज मुझे मेरी अपलाइन से मुझे सीखने को मिली थी और इसी चीज को मैंने अपनी लाइफ में मैंने उतारा, इसको मैंने आजमाया, जो मैंने अपने अपलाइन से मैंने सीखा था। बिलीव करो, मैं कोई सीक्रेट या कोई अलग से कोई बात आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैंने सिस्टम से जानी थी, अपने अपलाइनों से मैंने जानी थी और उसको मैंने आजमाया था। इन्हीं चीजों की मानने की वजह से इस बिजनेस के भीतर मैं कामयाब हो पाया। मेरी कामयाबी मेरे टैलेंट की वजह से नहीं है,
मैं अपने टैलेंट की वजह से अगर कामयाब होता तो वो 3.5 साल जब मैं अपने टैलेंट के दम पे ये बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, मैं उन 3.5 सालों में कामयाब क्यों नहीं? कोई भी आदमी इस बिजनेस में अपने टैलेंट की वजह से कामयाब नहीं होता। अगर आप